ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़। दोस्तों याद होगा प्रोग्रामिंग फाउंडेशन की जर्नी में फेज़ 1 में हमने कवर किया थे बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग सिंटैक्स, और आपको एक्सपीरियंस होगा हमने काफ़ी समय दिया उस बातों को लेकर जिसमें आपने स्टार्टिंग से छोटे छोटे प्रोग्राम से लैंग्वेज के सिंटैक्स को भी समझना शुरू किया और प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलपमेंट की भी अपनी शुरुआत की। हमने सारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट देखे और मैंने बहुत पहले भी आपको एक बार बताया था कि जब फेज़ 1 का जो भी करिकुलम था, जो इसके पहले तक हमने जो जो पढ़ा है, वो बातें इस बात को लेकर डिफ़ाइन की करती हैं कि हमें प्रोग्रामिंग आती है नहीं आती है, आप कितने कैसा कोड लिख पाते हैं, इस बात का असेसमेंट फेज़ 1 के नॉलेज के बेस पर हो सकता है। मतलब आपने डिसीजन मेकिंग, लूप्स, रिपीटिशंस, ये सब कुछ किया हैंडल। अब फेज़ 2 की जर्नी यहाँ से शुरू होने जा रही है। फेज़ 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है कि हम प्रोग्रामर हैं या नहीं हैं, ये बात तो फेज़ 1 ने तय कर दी। अब फेज़ 2 इस बात को डिफाइन करेगा आने वाले समय में कि हम लोग इफ़िशिएंट प्रोग्रामर है कि नहीं, हम बेटर प्रोग्रामर है कि नहीं, हमारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कितने प्रॉपर हैं, कितने मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट्स को आप अपनी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हैंडल कर सकते हो। ये सारी सिचुएशन, पॉइंटर्स, रिकर्शन, सब कुछ फेज़ 2 में आने वाला है। तो दोस्तों फेज़ 2 बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्यों होगा? खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिनको डीएसए में प्रैक्टिस करने की इच्छा है या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के थ्रू आप कोई बहुत बड़ी कंपनी अगर टारगेट कर रहे हो, तो दोस्तों ये आपके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितने स्टूडेंट का अगर डीएसए में कमांड करने का थॉट है या ड्रीम है, तो उसका जो फाउंडेशन है वो ये फेज़ 2 है। मतलब फेज़ 2 को हम एक तरीके से मान सकते हैं कि आपका डीएसए में जो जो लगना है, क्योंकि डीएसए में आपको फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी, आप अरेज को, रिकर्शंस को, पॉइंटर्स को, स्ट्रिंग्स को, स्ट्रक्चर्स को, लगभग हर तरह के डेटा टाइप को आप वहाँ पर यूज़ करोगे। अब जब डीएसए में इम्प्लीमेंटेशन करने के पहले प्री रिक्विजिट जो जो होता है, वो सारे जो टॉपिक्स हैं उनको लेके आपको समझ बनना चाहिए। अगर आपने सारे प्री रिक्विजिट टॉपिक्स को कवर कर लिया तो फिर आप डीएसए की भी जर्नी बड़े स्मूथ वे में कर पाओगे। तो ये मैं थोड़ा सा आपको एश्योर कर सकता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितना डेप्थ में हमने फेज़ 1 कवर किया था, लगभग उसी डेप्थ में हम फेज़ 2 को भी कवर करेंगे। क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐसा हम देखते हैं कई बार टीचिंग में, कॉन्सेप्ट्स में, कि जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इफ एल्स लूप के बाहर जब हम जाते हैं तो टीचिंग टाइम रिड्यूस होते जाता है। ओसो कोडिंग के इस प्लेटफॉर्म पर ये टाइम रिड्यूस नहीं होगा। हम लोग उतनी ही डेप्थ में अभी जो टॉपिक अब आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, और फेज़ 2 की आज हमारी शुरुआत है, आगे भी जब जो टॉपिक आएगा उसको उसकी कंप्लीट डेप्थ के साथ ही हम लोग पढ़ेंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ये आपकी डीएसए की जर्नी में या कॉम्पिटिटिव कोडिंग की जर्नी में ये रोल प्ले करेगा। हालांकि इसमें अभी ऊप्स इंक्लूड नहीं होगा। ऊप्स मैंने बताया था आपको कि हम फेज़ 3 में इंक्लूड करेंगे। तो फेज़ 2 में सिलेक्टिव टॉपिक्स होंगे। शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं फंक्शन के थ्रू, फिर स्टेप बाय स्टेप टॉपिक आते जाएंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बार रोड मैप भी डिस्कस किया था, तो सारे टॉपिक्स आपके सामने एक बार लिखे थे कि हम कैसे और कब कवर करेंगे उन चीज़ों को। तो आज हमारी शुरुआत होने जा रही दोस्तों। आपका कोई सजेशन हो, कोई इम्पॉर्टेंट आपका सबमिशन हो, तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। आप फेज़ 1 का जो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस है वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि फेज़ 1 का मेरा फिर भी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी प्रैक्टिस नहीं करी है लूप्स की, रिपीटिशंस की, फ्लो चार्ट्स की, अगर प्रैक्टिस में कुछ पार्ट अगर मिसिंग है तो वो सब कंप्लीट करके ही आप यहाँ आना। आप आज रोक सकते हो उसको। क्यों? क्योंकि पुराना जब तक कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं होगा तब तक इस सेकंड फेज़ को पढ़ने का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। तो क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके डेवलपमेंट में, आपकी जर्नी में। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंक्शंस।
हालांकि फंक्शन टर्म से आप फेमिलियर हो। फेमिलियर क्यों हो? क्योंकि हमने एक जब पहला प्रोग्राम बनाया था सी का, तब भी हमने बात की थी मेन फंक्शन के बारे में, प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन के बारे में बात की थी, CLR SCR गेट CH फंक्शन के बारे में बात की थी। तो फंक्शन टर्म को लेके आप थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू जानते हो, क्योंकि अभी तक हमने सी के डेली जो प्रोग्राम बनाए कहीं ना कहीं फंक्शन शब्द से हम कनेक्टेड रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो आज हम उसकी सारी डिटेल में, सारी डेप्थ में जाएंगे और सब कुछ अब आगे हम समझना शुरू करेंगे। तो फंक्शन जो टर्म आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसी जब हम अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने लॉजिक डेवलपमेंट में फंक्शंस का यूज़ करते हैं, तो फंक्शंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच कहलाता है। मतलब अगर कोई ये पूछे कि व्हाट डू मीन बाय मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच से मतलब हो गया किसी बड़ी प्रॉब्लम को, किसी बड़े सॉफ्टवेयर को, किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करना, उनकी फंक्शनलिटी को सेग्रीगेट करना, ताकि हर फंक्शन, हर एक काम एक अलग फंक्शन के थ्रू हैंडल हो। जब इस तरह की हम सिचुएशन बनाते हैं कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, तो इस अप्रोच को हम मानते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। और सी लैंग्वेज जो होती है, सी इज़ ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। मतलब सी लैंग्वेज का या C++ का जितना लाइब्रेरी सेट देखोगे आप, तो आपको सब जगह फंक्शंस का ही रोल दिखेगा। आपने ये ब्रैकेट देखा होगा जो मेन के आगे आप लगाते रहे हमेशा, ये ब्रैकेट आपको जहाँ भी दिख जाता है ये इंडिकेट करता है, सिंपल ब्रैकेट, कि दिस इज़ अ फंक्शन। फंक्शन दिखते कैसे हैं? तो फंक्शन के नाम होता है और ये ब्रैकेट होता है। हाँ, अंदर पैरामीटर भी आ सकते हैं, मेन के अंदर भी आएंगे फ्यूचर में, पर अभी हमने मेन को खाली ब्रैकेट के साथ ही यूज़ किया था। इसके अलावा हमने कुछ फंक्शन देखे थे, CLR SCR गेट CH, ऐसे कई नामों के फंक्शन देखे थे हमने। प्रिंटफ फंक्शन को भी आपने सुना हुआ है, यूज़ करा हुआ है, सॉरी, स्कैनफ, ऐसे कुछ कॉमन फंक्शन हैं जिनको अभी तक हम जानते हैं। और ऐसे और भी कई सारे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं C और C++ के साथ में। तो C और C++ में आप नोटिस करते हो कि फंक्शंस का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। इस रोल से मतलब क्या हो गया कि हम फंक्शंस के थ्रू मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच एडॉप्ट करते हैं। मतलब अगर आपको अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने सॉफ्टवेयर में, आप नहीं चाहते हो कि सब कुछ मैं मेन में लिख दूं, क्योंकि अभी तक की जो हमारी प्रैक्टिस है, आपने देखा होगा चाहे हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया हो, इसके पहले हमने सारे काम कहाँ पर किए थे? मेन में ही किए थे, आपको याद होगा। अब हम यहाँ से अब कॉन्सेप्ट समझना शुरू करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को भी कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक अकेला जो मेन प्रोग्राम है, जो बड़ा प्रोग्राम है, उसकी फंक्शनलिटी को भी आप डाइवर्ट कर सकते हो, आप सेग्रीगेट कर सकते हो सकता है मेन में आपको 4 काम करना हो, 4 अलग अलग प्रोसेस आपको एग्जीक्यूट करना हो, और उसमें से आप क्या करोगे? आपने 2 या 3 अलग अलग फंक्शन बना दिए, ताकि जो कोड मेन में लिखा था वहाँ से हट जाए और डिफरेंट फंक्शंस में चले जाए। इससे कॉम्प्लेक्सिटी भी हट गई, प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी आपने रिड्यूस कर ली। हम प्रोग्राम को ज़्यादा आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो फंक्शंस का या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का फ़ायदा क्या है? किसी बड़े काम को, बड़े प्रोजेक्ट को, बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। उन छोटे पार्ट्स को, उन छोटे प्रोग्राम्स को हम लोग बोलते हैं सब प्रोग्राम। तो ये मैंने जो एक और लाइन लिखी है, आपको याद होगा कि सब प्रोग्राम क्या होते हैं। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच जब हम एडॉप्ट करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड टर्म यूज़ होती है फंक्शन, जो C और C++ में यूज़ होती है। कुछ और भी लैंग्वेजेस होती हैं जहाँ पर उसको प्रोसीजर भी बोला जाता है, उसको सब प्रोग्राम बोलते हैं। सब प्रोग्राम एक जनरल टर्म है। मेन प्रोग्राम और छोटे छोटे प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? सब प्रोग्राम्स। तो ये सब प्रोग्राम्स हैं, बस उनके नाम C या C++ बोलती है
कि सब प्रोग्राम की डेफिनेशन सी के लिए और C++ के लिए होती है फंक्शन। यही पास्कल लैंग्वेज का नाम हमने सुना था, वहाँ प्रोसीजर भी होते हैं, फंक्शन भी होते हैं। एक विजुअल बेसिक को सुना होगा आपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में कभी, वहाँ भी फंक्शन भी होते हैं, प्रोसीजर भी होते हैं। तो दोस्तों ये जावा में जाएंगे हम तो वहाँ आपको सिर्फ फंक्शन मिलेंगे, पाइथन में आपको फंक्शंस मिलते हैं। तो अब आने वाली जो लैंग्वेजेस हैं वो ज़्यादातर काम किस पे करती हैं, फंक्शंस पे। प्रोसीजर टर्म पहले यूज़ होती थी, उसके साथ जो भी लिमिटेशंस थे, जो रेस्ट्रिक्शंस थे, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है फिर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। तो जो हमें पढ़ना है हम तो उसकी क्लैरिटी, उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि सब प्रोग्राम अगर बोला है C या C++ में, इसका मतलब भी है कि हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। आपसे बोला मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, तो भी आपके थॉट में क्लैरिटी होना जरूरी है कि हम अल्टीमेटली किस बारे में बात कर रहे हैं, फंक्शंस के बारे में। तो अपने प्रोग्राम्स में, अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलपमेंट में हम जैसे जैसे प्रोग्राम्स को डिवाइड करते हैं, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में जब उनको ब्रेक करते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे जो पार्ट आप डिज़ाइन कर रहे हो, इन्हीं को हम मानते हैं फंक्शंस। और फंक्शंस की नीड कब आई, किन सिचुएशन में, वो सब बातें अभी हम करेंगे आपके सामने। फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दे आर सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम्स, फंक्शंस आर द इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। जैसा मेन प्रोग्राम होता है ना अपने आप में कंप्लीट, उसका बिगिन होता है, उसका एंड होता है। ये आपने नोटिस किया होगा कि अगर हमारे पास मेन है तो मेन में क्या हो गया, ये मेन की पूरी बॉडी एक कंप्लीट समझ लो आप, और ये मेन का एंड है। तो ये मेन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और ऐसे ही जब ये प्रिंटफ बना होगा या स्कैनफ जब लिखा होगा तो इनकी भी अपनी सेपरेट बॉडी है, इनके सबके अपने रिटर्न टाइप हैं और इनकी भी एक पूरी बॉडी डिफाइन करी हुई है। ये हम जानते हैं प्रिंटफ का रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, जितने कैरेक्टर वो प्रिंट करता है कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो बोलने का मीनिंग ये है कि जैसा मेन की अपनी एक बॉडी है, अपना एक स्ट्रक्चर है कि यहाँ से मेन स्टार्ट होगा, यहाँ पे फिनिश होगा, वैसे ही दुनिया के सारे फंक्शन अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। दे आर सेल्फ कंटेंट। सेल्फ कंटेंट से मतलब है दे आर इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट, वो अपने आप में कंप्लीट हैं। उनका कुछ इनपुट होगा, इनका हमेशा कुछ इनपुट होगा, और यहाँ से वो उसके कुछ आउटपुट का टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस टाइप का आउटपुट जनरेट करेगा। तो दुनिया के सारे फंक्शन में इस तरह की क्लैरिटी, इस तरह की बात आपके थॉट में, आपकी प्रोग्रामिंग में, आपके विचारों में आएगी। तो ये पहले हमको समझ में आ जाए कि फंक्शन मतलब अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। छोटा सा एग्जांपल मतलब कि सपोज़ मैं मेन प्रोग्राम हूँ और मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेशन से मतलब मुझे, आप में से स्टूडेंट 1 ने बोला कि सर मुझे एडिशन की रिक्वायरमेंट है, फिर मुझे किसने बोला कि मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है, डिवीज़न की रिक्वायरमेंट है, और कंटिन्यू एक के बाद एक मुझसे लोग इस तरह के ऑपरेशंस की डिमांड करते हैं। मुझसे एडिशन भी मांगते हैं, मल्टीप्लिकेशन मांगते हैं, डिवीज़न भी मांगते हैं। अब जब वो कंटिन्यू आ रहा है, कॉम्प्लेक्स डेटा आ रहा है, तो हो सकता है कि मैं मैनुअली इतनी सारी प्रोसेस को इजीली हैंडल नहीं कर पाऊँ या उतना प्रॉपर तरीके से मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँ उनको। तो मैंने क्या सोचा कि अब मेरे पास इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ रही हैं, इतनी सारा डेटा आ रहा है, मैं कैसे इसको हैंडल करूँगा। तो मैंने क्या करा, मैंने एक स्टूडेंट 1 को ऑथराइज कर दिया एंड वी असाइन इट एज अ फंक्शन। उसको एक ऐड नाम का फंक्शन बना दिया हमने कि अब जब भी मुझे एडिशन की रिक्वायरमेंट होगी देन आई विल इंटरेक्ट विद द मेन फंक्शन, ऐड फंक्शन। तो जब मेन को एडिशन की नीड होगी वो ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कर लेगा। ऐड फंक्शन को एक ही काम करना है, ऐड फंक्शन 2 काम नहीं करेगा, वो सिर्फ एडिशन करेगा। मुझे डिफरेंस की नीड होगी, मैं डिफरेंस के लिए फंक्शन बना दूंगा, वो फंक्शन भी एक ही काम करेगा, स्टूडेंट 2
को ऑथराइज कर दिया हमने। स्टूडेंट 3 को हमने बता दिया कि आप मल्टीप्लिकेशन का काम करोगे। स्टूडेंट 4 को मैंने बता दिया कि ये डिवीज़न का काम करेंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया, मेरे पास जो काम आया था वो मैंने 4 अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर दिया। अब कन्फ्यूज़न क्यों नहीं है, क्योंकि हर फंक्शन के पास एक ही काम है। कैसे काम है नोटिस करो, जैसे प्रिंटफ के पास एक ही काम है प्रिंट करना। कभी 2 काम सुने क्या प्रिंटफ के आपने? इट इज़ ओनली वन टास्क टू प्रिंट सम डेटा ऑन स्क्रीन। स्कैनफ का एक ही काम है कीबोर्ड से इनपुट लेना। गेट ch का एक काम है कैरेक्टर को इनपुट लेना। CLR SCR का एक ही काम है स्क्रीन को क्लियर करना। मतलब आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आना चाहिए कि दुनिया के सारे फंक्शन सिर्फ एक काम करते हैं। फंक्शन टर्म का मीनिंग ही होता है कि दैट कैन परफॉर्म वन टास्क एट ए टाइम। दुनिया के सारे फंक्शन एक बार में एक काम करेंगे। आप ऐड फंक्शन से एडिशन करा सकते हो, मल्टीप्लाई वाले फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन करा सकते हो, डिवाइड वाले फंक्शन से डिवीज़न वाला टास्क आप ले सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मुझे नीड होगी आई कैन कॉल मेनी टाइम्स। अरे मुझसे 5 बार एडिशन पूछा था, तो मैंने सपोज पहली बार किसने मुझको नंबर दिया, बोले एडिशन दो, मैंने 8 कॉल किया। इतने मुझसे किसने बोला मल्टीप्लिकेशन दो, मल्टीप्लिकेशन कॉल कर लिया, डिवीज़न कॉल कर लिया, इतने फिर एडिशन कॉल कर लिया, फिर मल्टीप्लिकेशन कॉल कर लिया। मतलब रिपीटिशन में एक के बाद एक मेरे पास डिमांड आ रही है, लेकिन किससे आ रही है? कभी एडिशन की, कभी मल्टीप्लिकेशन की, कभी डिवीज़न की, लेकिन हमने ऑथराइज कर दिया अलग अलग फंक्शन को। मैं जब उनको इनपुट दूंगा फंक्शन क्या करेगा, मुझसे इनपुट लेगा, अच्छा बताओ किसको ऐड करना है। मैंने बोला मुझे 20 और 40 को ऐड करना है, तो फंक्शन क्या करेगा? अरे आप सोचो कि आप एज ए ऐड फंक्शन हो और मैंने आपसे कहा कि आप 2 नंबर को जोड़ो, तो आप मुझसे बोलोगे सर मैं कौन से 2 नंबर को ऐड करूँगा, तो आई विल पास 2 डिफरेंट इंटीजर्स टू यू। तो मेरी मेमोरी से डेटा फंक्शन की मेमोरी में, आपकी मेमोरी में स्टोर हुआ 20 40। आपने तुरंत एडिशन किया और ऐड करने के बाद आपने मुझे रिस्पॉन्स किया कि सर एडिशन ऑफ दिस 2 नंबर इज़ 60। आपने मुझे रिटर्न किया, तो मुझे ऐड नहीं करना पड़ा, एडिशन आपने किया और मुझे सीधे रिजल्ट दिया। तो मुझसे जिसने मांगा था मैंने उसको रिटर्न कर दिया, उसको शो कर दिया कि भैया आपने 20 40 पूछा था, दिस विल बी द आंसर। मुझसे किसने मल्टीप्लाई मांगा 20 40 का, मैंने मल्टीप्लाई वाले फंक्शन को बोला, उसने मल्टीप्लाई किया, मुझे 800 रिटर्न किया, वो 800 मैंने शो कर दिया। अब इस तरीके से मेरे पास रिक्वायरमेंट लगातार आ रही है। मैं कभी मल्टीप्लाई कॉल करता हूँ, कभी एडिशन, कभी डिवीज़न, कभी मल्टीप्लाई, कभी एडिशन। मतलब आप क्या समझ रहे हो, एक काम की मुझे नीड कई बार आती है, बट इट्स नॉट रिपीटिशन। वो मल्टीपल टाइम्स होगी पर रिपीटिशन नहीं होगा। वो अगर रिपीटिशन होता तो मैं लूप अप्लाई करता। आपने लूपिंग पढ़ी है, लूपिंग को हम बोलते हैं हैंडलिंग रिपीटिशन। अगर मुझे प्रोग्रामिंग में किसी कोड सेगमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है तो फंक्शन नहीं बनाऊंगा, मैं लूप में लिख दूंगा जाके, वो उसको 5 बार 10 बार 50 बार उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन फंक्शन के नेचर में डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि मुझे पता नहीं मुझे कब किसको कॉल करना है। ये फ्रीडम है, ये मुझे किससे मिलता है? फंक्शन से। ये काम मैं लूप लगा के नहीं कर पाऊंगा कि मुझे 2 बार इसकी नीड है, 5 बार इसकी नीड है, फिर 1 बार इसकी नीड है। ऐसे वेरिएशंस हैं, मेरी डिमांड चेंजिंग है। कब मुझे किसकी नीड होगी दैट इज़ नॉट क्लियर। जब इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी तो हम ऐसे मॉड्यूल्स को बना के रख देंगे, और जब मुझे उसकी रिक्वायरमेंट आएगी आई कैन इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक फंक्शन, will pass the required input to that function. That function will perform a kind of processing and finally it will return some value to the main. This will be the procedure. हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, समझ में आ रहा है आपको? हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, मेरे पास रिक्वायरमेंट आई, आई विल कॉल टू द फंक्शन। अच्छा मुझे पता भी होना चाहिए कि मेरे पास एक फंक्शन तो 2 नंबर को एडिशन में देता है, मल्टीप्लाई वाला 3 नंबर के साथ में एडिशन देता है, एक फंक्शन और है सपोज 8 2 और 8 3। तो मैं अलग अलग नाम वाले फंक्शन का पर्पस जानूंगा कि जब मुझे 2 नंबर जोड़ना हो तो मैं 1 से बात करूं,
3 नंबर ऐड करना हो तो वो वाला फंक्शन काम नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा मेरे पास तो 2 ही नंबर ऐड हो सकते हैं, सिर्फ 3 नंबर वाले फंक्शन को आप कॉल करो। सब कुछ मेरे नॉलेज में होना ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब मैं किसी फंक्शन के साथ इंटरेक्ट करूँगा, उसको इनपुट दूंगा, उसको डेटा सप्लाई करूँगा, तो उसके डेटा की नीड, उसकी प्रोसेसिंग प्लान, सब कुछ मुझे क्लियर होना चाहिए। तभी तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा आगे ऑपरेशन परफॉर्म करने की। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ से हमें फंक्शन की उपयोगिता समझ में आती है। तो फंक्शन कहाँ ज़रूरी होता है, मैं थोड़ा सा और कोडिंग एग्जाम्पल से इस बात को समझना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। अब मेन में क्या हो रहा है, कोई एक टास्क आ गया। अब ये 50 लाइन का टास्क है, इसको हमने टास्क ए बोला। इसके लिए आपको मेन में कितनी लाइन लिखनी, 50 लाइन्स। फिर आपने कुछ जनरल 1-2 स्टेटमेंट लिखे। फिर आपके पास एक टास्क आ गया बी, जिसमें 20 लाइन्स हैं। फिर से ए आ गया, फिर 50 लाइन्स की नीड आ गई ए की। 1-2 लाइन कुछ बीच में आ गई, फिर वापस ए आ गया, फिर कुछ आया, फिर बी आ गया वापस, और ऐसा चल रहा है कंटिन्यू। थोड़ा सा आप सिचुएशन को समझिए। इट इज़ नॉट रिपीटिशन, ये रिपीटिशन नहीं है। रिपीटिशन कब होता, जब ए फिनिश होता तुरंत नया ए स्टार्ट हो जाए, फिर ए फिनिश हो फिर नया ए स्टार्ट हो जाए। तो जब ये ऐसा कुछ होता कि मैं ये 50-50 लाइन मेरी एक के बाद एक आती जाती है, और मैं कंटिन्यूअस ए को ही कॉल कर रहा हूँ विदाउट गैप। इसके बीच में कोई भी दूसरी लाइन कभी नहीं आ रही है कि ए फिनिश हुआ नया ए शुरू हुआ, ए फिनिश हुआ नया ए स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों जब इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो दिस इज कॉल्ड रिपीटिशन। रिपीटिशन क्यों है? क्योंकि ए फिनिश होते ही ए स्टार्ट हुआ, कुछ और स्टेटमेंट या कुछ और फंक्शन नहीं आया बीच में। ऐसी स्थिति को हम हैंडल करते हैं रिपीटिशन के थ्रू, लूप के थ्रू। फिर हम क्या करेंगे, एक बार ए लिखेंगे और लूप लगा देंगे, एंड दैट लूप विल एग्जीक्यूट ए मल्टीपल टाइम्स, 5 बार, 10 बार, 50 बार। ये सब काम हम पहले कर चुके हैं। वी ऑलरेडी हैंडल्ड डिफरेंट रिपीटेटिव सिचुएशंस, और हमने वाइल, डू वाइल, फॉर पढ़ा है। उन लूप के थ्रू हमने काम किया। तो फंक्शन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हम गलती से भी इसको लूप से कनेक्ट नहीं करें, हम इसको रिपीटिशन नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हो आप? क्योंकि रिपीटिशन ये होता है। और यहाँ आप क्या नोटिस कर रहे हो, देखो आप, ए चला, फिर कुछ नए 2-4 स्टेटमेंट आ गए, फिर बी वाली प्रोसेस आ गई, फिर बी फिनिश हुई, 1-2 लाइन का कोड आया, फिर ए आ गया, फिर ए की 2-3 लाइन आई, फिर बी, फिर वापस ए आ गया। मतलब ऐसा भी नहीं कि ए बी अल्टरनेट आ रहे हैं। हो सकता है 2-4 बार कंटिन्यू ए आ जाए, हो सकता है अल्टरनेट ए बी आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप देखो, अगर ए करीब करीब ऐसा 10 बार अगर आ जाए तो 50 लाइन का कोड 10 बार आ गया, तो 500 लाइन तो मेन के अंदर आपकी किसकी हो गई, ए की। और आप इसको देखो, बी अगर मान लिया आपका 20 बार आ गया, तो बी अगर 20 टाइम्स आ रहा है तो 400 लाइन्स तो आपको बी के लिए लिखना पड़ गई, और 500 लाइन्स 10 बार आने के कारण ए के लिए लिखना पड़ गई। तो आपका जो प्रोग्रामिंग सेगमेंट है, जो कोड सेगमेंट है, उसके टोटल नंबर ऑफ लाइन्स को देखो आप, कितनी लाइन यहाँ पर आ रही है, कितने कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहे हैं, आप इसको समझो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी इस जगह पर कि ए में अगर 50-50 लाइन मल्टीपल टाइम्स अलग अलग समय पर डिमांड आ रही है, तो इससे प्रोग्राम का साइज़ आपका बढ़ रहा है। बढ़ने का ड्रॉबैक क्या हो गया, जब आपको एडिशन की नीड है तो भी आपकी मेमोरी ऑक्यूपाइड है, आपको डिफरेंस की नीड है तो ही मेमोरी ऑक्यूपाइड है, मतलब ए फंक्शन की नीड है तो भी मेमोरी फुल यूटिलाइज हो रही है। बी आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, आपकी मेमोरी थ्रू आउट द प्रोग्राम एंगेज्ड है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो फंक्शन बनाने का जो फ़ायदा है ना, वो होता है दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट।
मेमोरी मैनेजमेंट से मतलब क्या हुआ, आज अगर मैं सब कुछ मेन में लिख दूंगा तो मेरी सारी प्रोसेस, सारे प्रोग्राम, सारे लॉजिक सब मेन में। जैसे ही मेन कॉल होता है इमीडिएट सारे वेरिएबल्स के लिए मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। अब जब तक मेन टर्मिनेट नहीं होगा तब तक उसके सारे वेरिएबल्स की मेमोरी ऑक्यूपाइड रहेगी। अब फंक्शन का फ़ायदा क्या हो गया कि अगर मैं फंक्शन बना लूँ तो एक तो ये 1000 10,000 लाइन के कोड लिखना नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं लिखना पड़ेंगे? इस 50 लाइन को बार बार लिखने से बेटर क्या होगा, मैं यहाँ से हटा दूँ, ये सब 10 बार आपके प्रोग्राम में आ रहा है, ये मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और एक बार इसको सेपरेटली जाके लिख दिया मैंने। तो हमने क्या कर दिया, हमने ए को एक फंक्शन के रूप में बना दिया और इसका पूरा 50 लाइंस का कोड हमने एक बार लिख दिया अलग से जाके। हमने बी को बना दिया, बी का कोड लिख दिया जाके, इसकी 20 लाइंस का कोड आ गया। अब क्या होगा, मेन में क्या करेंगे हम, मेन का रोल होगा कि जब ए की नीड हो तो आप ए से कम्युनिकेट करो, जब जब ए की नीड हो ए के साथ आप कम्युनिकेट करो। मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने बोला था ना कि मैं स्टूडेंट 1 को अगर एडिशन बना दूं और जब मुझे एडिशन की नीड होगी तो आई विल कम्युनिकेट विथ स्टूडेंट ए। एड फंक्शन से मैं इंटरेक्ट करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा। फिजिकली मैं भी अलग हूँ, मेन प्रोग्राम अलग है, फिजिकली फंक्शन अलग है। तो मेन प्रोग्राम फिजिकली सेपरेटेड होगा और फंक्शन भी फिजिकली सेपरेटेड होंगे। जब बी से काम होगा तो बी का इंटरेक्शन आ गया, भले ही वो 20 बार आ रहा हो, 400 लाइन लिखना नहीं पड़ी। अब 400 लाइन का काम यहाँ पे कैसे हो गया, 20 लाइन तो इसकी और 20 लाइन इसको कॉल करने की, सिर्फ कम्युनिकेट करने की लाइन। तो जो काम 400 लाइन्स में हो रहा था वो 40 लाइन्स में हो गया। ये जो 50-50 के 10 राउंड्स अपन ने कॉल किए, एक बार 50 लिख दिया और 10 लाइन्स अपन ने कॉल करी, 60 लाइन में काम हो गया, जिसके लिए 500 लाइन्स आपको लिखना पड़ रही थी। अच्छा, प्रोग्राम को हैंडल करना डिफ़िकल्ट है। जब ऐसे हम पूरे कोड को कंटिन्यू एक्सपांड करेंगे तो प्रोग्राम को समझना, हैंडल करना सबसे डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि वो कंटिन्यूस मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। जिन वेरिएबल्स की, जिन प्रोसेस की आपको नीड नहीं है उसके लिए भी मेमोरी ऑक्यूपाइड है। कुछ ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको समझना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों क्यों ज़रूरी समझ में आ रहा है, फंक्शन से क्या क्लैरिटी हो गई कि जब इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट आपकी प्रोग्रामिंग में आती है तो यहाँ पर फंक्शन की उपयोगिता है। इन प्रोग्रामिंग सिचुएशन में वी कैन थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब हम सब प्रोग्राम की, फंक्शंस की बात कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, कारण समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि हमारे पास अब ये पावर है कि जब भी किसी कोड सेगमेंट को मुझे मल्टीपल टाइम्स कॉल करना हो तो इट्स बेटर टू डिफाइन देम एज ए सेपरेट फंक्शन। क्लियर? जब किसी कोड सेगमेंट की आपको कई बार आवश्यकता आती है, कई बार उसकी नीड आपको प्रोग्रामिंग में आती है, तो बेटर क्या होगा कि हम उसको एक सेपरेट फंक्शन के रूप में डिफाइन कर दें। अब मैंने ए बी सी डी ऐसे कई फंक्शन बना दिए और जब जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी एवरी टाइम आई विल इंटरैक्ट दैट फंक्शन फ्रॉम मेन, और अवर मेन फंक्शन विल इंटरैक्ट विद दैट फंक्शन। जो भी आपने बनाया ए बी सी डी, जितना आप डिज़ाइन करोगे सबसे हमारा मेन कम्युनिकेट करेगा। तो इसके फ़ायदे क्या हो गए, एक तो लॉजिक सेपरेट हो गया। अब मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगा, देखो जब मुझे एडिशन की नीड होगी तो एडिशन के लिए मेमोरी एरिया क्रिएट होगा। हो सकता है 1000 वेरिएबल्स की नीड हो, तो यहाँ 1000 के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करता मैं, उसके बजाय कहाँ जाएंगे हम, फंक्शन में। जब तक फंक्शन में काम हो रहा है तब तक इसकी मेमोरी ऑक्यूपाइड रहेगी। जैसे ही फंक्शन फिनिश होगा तुरंत इसकी मेमोरी रिलीज़ मतलब फ्री हो गए, मेमोरी रिलीज हो गई। बी आएगा, बी के लिए मेमोरी एरिया क्रिएट होगा, काम होगा, बी फिनिश हो गया, उसकी मेमोरी रिलीज हो गई। फिर आपको ए की नीड आई, ए कॉल हुआ। मतलब जैसे जैसे मैं फंक्शन कॉल करता हूँ नई मेमोरी एरिया क्रिएट होगा, और जैसे ही आपका फंक्शन अपना काम फिनिश करेगा
तुरंत वो मेमोरी एरिया फ्री हो जाएगा, तुरंत उस मेमोरी को हम रिलीज़ कर देंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये यूनिक मेमोरी मैनेजमेंट है। अगर प्रोग्रामिंग में फंक्शन बना रहा हूँ, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच पे मैं काम कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि नाउ वी कैन इफेक्टिवली यूटिलाइज द मेमोरी एरिया। बेटर मेमोरी प्लान करना हो तो आप फंक्शंस बनाओ। तो प्रोग्रामर को ही फ़ायदा है कि अब मैं अपने हर लॉजिक को यूनिक तरीके से सेपरेट तरीके से फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दूंगा। और मैंने आपको 2-3 बातें बताई है कि फंक्शन का काम क्या हो गया। फंक्शन मतलब वो एक काम करेंगे एक बार में। एवरी इंडिविजुअल फंक्शन विल परफॉर्म वन टास्क एट ए टाइम। जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, वैसे हर फंक्शन एक बार में एक ही काम करेगा। ऐड फंक्शन ऐड काम करेगा, मल्टीप्लाई फंक्शन मल्टीप्लाई करेगा। तो मुझे अब ये कॉन्फिडेंस आ सकता है कि आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द फंक्शन। फंक्शन मुझे क्यों बनाना है, सब प्रोग्राम क्यों बनाना है, या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच के फ़ायदे क्या हैं। तो फ़ायदे आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों। अब मेन में उतना हेवी कोड लिखने की नीड नहीं है, उतनी मेमोरी ऑक्यूपाइड करने की नीड नहीं है। जब डिमांड होगी, जब मेमोरी क्रिएट होगी, काम हो जाएगा, मेमोरी रिलीज हो जाएगी इमीडिएट। इतना प्रॉपर मैनेजमेंट किससे मिलता है, फंक्शन से। और पूरी सी लैंग्वेज, C++ की मेजॉरिटी ऑफ लाइब्रेरीज जो हैं प्योर फंक्शंस के रूप में लिखी हुई हैं। C++ में तो फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि क्लास ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से कुछ बना हुआ है। स्टैंडर्ड जो IO स्ट्रीम की अगर हम बात करेंगे तो बाकी जो सी की लाइब्रेरीज हैं वो सारी लाइब्रेरी C++ भी यूज़ करती है अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने कॉन्सेप्ट्स में। तो जो जितना रिच लाइब्रेरी सेट है सी का, वो पूरा सब कुछ फंक्शन बेस्ड है। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस पर और एलोबरेट करते हैं अपन, और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। तो दोस्तों फंक्शन दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, टाइप्स ऑफ सबसे पहला फंक्शन होता है स्टैंडर्ड जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, और सेकंड को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अब हमको समझ में आ गया कि फंक्शन होते क्या है दुनिया में, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे भी फंक्शन होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, दो कैटेगरी में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी वन इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इज यूज़र डिफाइंड फंक्शन। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन कौन से हैं, तो आपको याद होगा हमने लिखा है प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट ch, पुट ch, या जो math.h में हमने फंक्शन देखे थे पावर, आगे जाके हम कोई स्ट्रिंग में देखेंगे strlen। ये जितने फंक्शन स्टैंडर्ड जिनको हम कैटेगरी में रख रहे हैं, ये इन सब का मीनिंग क्या है। हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन उनको बोलते हैं जिनको C++ ने खुद ने डेवलप किया है, और इनको डेवलप करने के बाद आपको हमको क्या दिया है, दे ऑल आर कंपाइल्ड कोड। ये सारे कंपाइल्ड कोड हैं, मतलब नाउ दे आर अवेलेबल इन मशीन लैंग्वेज। तो हम लोग चाह के भी इसके अंदर क्या लिखा है वो नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे प्रिंटएफ के अंदर का कोड क्या है, स्कैनएफ के अंदर क्या कोड है, या POW का कोड क्या लिखा है, ये हम इमेजिन कर सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते हैं। strlen का क्या रोल है, क्यों, क्योंकि दीज आर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब क्या हो गया, इन सब की डेफिनेशन, इनका जो एक्चुअल कोड है वो लिखा हुआ लिब नाम की डायरेक्टरी में, लिब। और इनका जो इंट्रोडक्शन है, इनका जो परिचय है,
इनका जो डिक्लेरेशन है ये अवेलेबल है .h हेडर फाइल्स के अंदर, मतलब इंक्लूड नाम के फोल्डर में। तो जो इंक्लूड नाम का फोल्डर आपको मिलता है, जो लिखते हो ना टॉप पे हैश इंक्लूड, तो इंक्लूड से मतलब ये होता है कि हम सिर्फ कंपाइलर को इन स्टैंडर्ड फंक्शन का इंट्रोडक्शन देते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं। इन सब की डेफिनेशन कहाँ पर होती है? लिब नाम की फाइल्स में, लाइब्रेरी फाइल में होती है। और लाइब्रेरी फाइल से मतलब क्या हो गया? दे आर कंपाइल्ड कोड, दैट मीन्स दे आर इन मशीन लैंग्वेज, सो वी कैन नॉट रीड द डेफिनेशन ऑफ एनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। किसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन की हम डेफिनेशन नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाओगे आप? बिकॉज दे आर कंपाइल्ड कोड। और कंपाइल्ड कोड होने से मतलब क्या हो गया? नाउ दे आर कन्वर्टेड इन मशीन लैंग्वेज, एंड नाउ ऑल मशीन लैंग्वेज कोड आर स्टोर्ड इन लाइब्रेरी फाइल इन लिब डायरेक्टरी। तो यहाँ से लिंकर इसको उठा के लिंक करता है। कंपाइलर को तो सिर्फ और सिर्फ किसकी नीड होती है? हेडर फाइल्स की। ये एक इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन वो हो गए जो सी ने, C++ ने आपको बना के दिए, जिनकी डेफिनेशन लाइब्रेरी फाइल में होती है, जिनके डेफिनेशन और डिक्लेरेशन हेडर फाइल में होता है। तो आप और हम जो रोज करते हैं वो क्या करते हैं? मेन में वी ओनली कॉल देम, हम सिर्फ कॉलिंग करते हैं। तो अभी हम बात समझेंगे कि क्या रोल है, क्या इन तीनों शब्दों का मीनिंग है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन सेकेंड कैटेगरी है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मतलब कौन से? जो हमने अपनी रिक्वायरमेंट को के सोल्यूशन के लिए आपने जिनको डिज़ाइन किया है। जैसे मैंने बताया था ऐड फंक्शन, मल्टीप्लाई फंक्शन, मुझे 2 नंबर्स में ग्रेटर फाइंड आउट करना है तो मैंने कोई नाम दे दिया ग्रेटर फंक्शन। फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल के लिए फंक्शन आ गया मेरे पास। तो मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मुझे बोनस कैलकुलेट करना है एम्प्लॉय का, क्लियर, मुझे नंबर ऑफ लीव्स काउंट करनी है किसी प्रोग्राम के थ्रू। तो ऐसे जितने तरह के मैं फंक्शन बनाऊंगा, ये सारे फंक्शन किस कैटेगरी में आते हैं? दे आर यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और ये यूज़र डिफाइंड के लिए हम इस टॉपिक को आज पढ़ रहे हैं। अब हम जो शुरू कर रहे हैं, नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग अवर यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो जितने प्रोग्राम हमने आज तक पहले बनाए, उन सारे प्रोग्राम को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन के रूप में कॉल करके देखेंगे कि उनको हम अगर फंक्शन के रूप में उनके कोड को लिख दें तो उनसे कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, इंटरेक्शन कैसे करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन के साथ कवर करेंगे। तो जब आप और हम फंक्शन लिखेंगे, प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर कोई कोड लिख रहा है, फंक्शन लिख रहा है, तो उन फंक्शन को मानते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड मतलब ऐड, मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल, पावर, सैलरी, बोनस, क्लियर। ये जितने नाम के आप फंक्शन बनाओगे, दे ऑल आर यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि फंक्शन स्टैंडर्ड हो या यूज़र डिफाइंड हो, दुनिया के सारे फंक्शन में 3 इंपॉर्टेंट बात होती है। दोस्तों याद करो, जब हमने लूप्स पढ़े थे, रिपीटिशन पढ़े थे, तो हमने बात की थी कि सब लूप में स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, फिर उसकी स्टेप्स होती है ताकि हम स्टार्ट से एंड तक पहुंच जाएं। कुछ उसके नियम थे जिनको फॉलो करके हमने लूपिंग को सीखा, रिपीटिशन को सीखा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, प्रोग्राम का डाउट समझ में आया होगा। जो रूटीन हमारा पैटर्न है कि पहले कॉन्सेप्ट डिसाइड करना, फिर उसके बेस पर फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना, और फिर फाइनली प्रोग्राम लिखना। यही स्ट्रेटेजी हमको लगभग शुरुआत की प्रोग्रामिंग फाउंडेशन में हर जगह अप्लाई करना है। मुझे उम्मीद है जिन फ्रेंड्स को कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप ओसोप कोडिंग के सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नोटिफाइड रहें। थैंक यू दोस्तों।